एग्ज़ाम दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद सर। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स तथा गाउस का नियम। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स तथा गाउस का नियम। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स को पढ़ने से पहले हमें पढ़ते हैं हम लोग घनकोण के बारे में। आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया होगा घनकोण। घनकोण क्या है ये सब आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि इसका आगे चलकर की यूज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले घनकोण क्या है। बात करें घनकोण के लिए तो इसको भी जानने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं समतल कोण क्या है ना। तो किसी वृत्त के कारण, किसी वृत्त के चाप के द्वारा, जैसे ये वृत्त है एक वृत्त, इस वृत्त के चाप के द्वारा सपोज कि जैसे बात करते हैं ये ए और ये पॉइंट है बी, चाप ए बी, इस वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे कहते हैं कोण, यानी समतल कोण। क्या बोलते हैं इसको? समतल कोण। किसी वृत्त के चाप के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को समतल कोण कहते हैं, या ऐसे कह लीजिए कि समतल में स्थित किन्हीं दो रेखाओं के बीच जो कोण बनता है उसे समतल कोण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार समतल कोण बराबर फार्मूला होता है इस चाप की लंबाई तथा त्रिज्या का बटे त्रिज्या, है ना। चाप की लंबाई यानी चाप बटे त्रिज्या। ठीक है ना। समतल कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण का मात्रक क्या होता है? तो रेडियन। अभी यहाँ देखिए तो चाप का कोई मात्रक नहीं होता, चाप का मात्रक मीटर होता है। चाप का भी मात्रक मीटर, क्योंकि एक तरह की दूरी है। त्रिज्या का भी मात्रक मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। चाप का मात्रक मीटर, त्रिज्या का मात्रक मीटर, तो ये दोनों कैंसिल। कहने का मतलब समतल कोण कोई मात्रक नहीं होता, फिर भी इसका कोण याद रखने के लिए या कहीं भी लिखा हो कोण, उसको जानने के लिए हमें इसका जो मात्रक है वो यादृच्छिक रूप से दिया गया है, और वो है रेडियन। तो कोण का मात्रक रेडियन है। ठीक है, इसकी कोई विमा नहीं होती। ऐसे ही है घनकोण। घनकोण में क्या होता है? किसी गोले के द्वारा, है ना, किसी गोले के, ये देखिए एक गोला है सपोज करिए, इस गोले के किसी पृष्ठ के द्वारा, और मान लेते हैं ये गोले का ये वाला पृष्ठ आप देख रहे हैं, इस गोले के पृष्ठ द्वारा यानी इस गोली पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को घनकोण कहते हैं। किसी गोले के द्वारा, किसी गोले के गोली पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को घनकोण कहते हैं। देखिए तो ये जो गोली पृष्ठ है ना, इसके केंद्र पर इस तरह से कोण अंतरित कर रहा है, ये देखिए, है ना। यहाँ पर कुछ इस तरह से एक कोण अंतरित हो रहा है ना, इस गोली पृष्ठ के द्वारा, और इस कोण को बोलते हैं घनकोण। इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? तो घनकोण। घनकोण। ठीक है, घनकोण बराबर फार्मूला मिलेगा यहाँ से, जैसे आप देख रहे हैं कि समतल कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या है, वैसे ही घनकोण बराबर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल का, है ना, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर। अगर देखिए तो घनकोण का ही मात्रक नहीं होता, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? तो मीटर का स्क्वायर, और त्रिज्या का मात्रक भी मीटर का स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से घनकोण का भी कोई मात्रक नहीं होता। फिर भी कहीं लिखने के लिए भाई कोई राशि कोण के लिए घनकोण जैसे निकालना है, या कहीं घनकोण लिखा है तो अंकिक मान के बाद मात्रक का लिखना जरूरी है। तो ऐसे दशा में घनकोण का मात्रक माना गया है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। घनकोण और समतल कोण को पूरक राशि भी कहते हैं, और इनके मात्रक को पूरक मात्रक, जैसे रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है, इसका भी कोई बीमा नहीं होता। ठीक है, आपसे सवाल भी किया जा सकता है कि कोई ऐसी राशियों के नाम बताइए जिनकी मात्रक हो लेकिन बीमा ना हो। ठीक है,
कोई ऐसी राशि का नाम बताइए, किसी ऐसी राशि का नाम बताइए, भौतिक राशि का जिसका मात्रक तो हो लेकिन विमा ना हो, तो वो कोण समतल कोण और घन कोण है। मात्रक आप देख रहे हैं रेडियन है, स्टेरेडियन है, लेकिन विमा नहीं है ना। तो इस तरह से आपसे सवाल किया जा सकता है। अब देखिए, ये जो समतल गोलीय पृष्ठ है ना, इस गोलीय पृष्ठ के द्वारा इसके केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण ओमेगा है। यदि ये पृष्ठ कुछ इस तरह से ना हो करके ऐसे हो, सपोज करिए एक पृष्ठ इस तरह का है, थोड़ा सा छोटा करते हैं हम लोग, ये पृष्ठ है और ये केंद्र है O, यहाँ पर है केंद्र O, ठीक है। केंद्र से इस गोलीय पृष्ठ के बीच की दूरी अगर r है, या मान लेते हैं r है, ठीक है, और O से इस बिंदु P, यहाँ सपोज करते हैं पॉइंट P है, P, O और P को मिलाने वाली जो रेखा है, इसके दिशा में एक एकांक सदिश कह लेते हैं वेक्टर n है, ठीक है, वेक्टर n। ऐसे में OP को त्रिज्या मानकर अगर हम एक गोला बनाएं या वृत्त बनाएं, तो देखिए कुछ इस तरह से मिलेगा, है ना, इस तरह से, है ना। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि इस गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में है, इस तरफ एरिया वेक्टर DA, छोटा सा पृष्ठ है DA, और OP को मिलाने वाली जो रेखा है उसका एकांक सदिश है वेक्टर n। इन दोनों के बीच बनता है कोण थीटा, थीटा कोण है, क्लियर है। ऐसे में इस पृष्ठ के द्वारा इस गोले के केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात करने के लिए DA का वह घटक लेते हैं जो इसके गोलीय पृष्ठ पर, यानी इस गोले के पृष्ठ पर अंतरित हो, ठीक है, पृष्ठ पर हो। ऐसे में हम एक घटक निकालें तो थीटा यहाँ पर है, तो देखिए इस तरह से इसका एक घटक, इस गोलीय पृष्ठ का एक घटक इस तरह से क्षैतिज में हो मिलेगा, ये एक पृष्ठ ये मिला, और दूसरा बिल्कुल लंबवत होगा, और इस पृष्ठ का जो वैल्यू होगा ना, क्षेत्रफल होगा, वो DA cos थीटा होगा। कितना? DA cos थीटा। जितना कोण यहाँ अंतरित होता है उतना ही कोण यहाँ पर अंतरित होता है। इस पृष्ठ जो कि रियल वाला है और दूसरा जिसका हम घटक ले रहे हैं ये वाला, इन दोनों के बीच ये जो कोण है ना, ये थीटा है। तो ऐसे में ये क्षैतिज घटक मिलेगा वो DA cos थीटा, और जो लंबवत घटक मिलेगा वो DA sin थीटा, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो DA cos थीटा के कारण इसके गोले के केंद्र पर अंतरित कोण बात करें तो ओमेगा, छोटा सा पृष्ठ है, DA लिखा गया उसका क्षेत्रफल, तो कोण भी वो छोटा होगा या छोटा होगा। तो ऐसे में D ओमेगा बराबर DA cos थीटा अपान R का स्क्वायर, DA cos थीटा अपान R का स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, अभी इसका यूज़ होने वाला है आगे चल करके, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स। अब तक हमने पढ़ा समतल कोण, घन कोण, ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ लिया होगा, 11वीं क्लास में, 9th क्लास में पढ़ा होगा समतल कोण और घन कोण के बारे में। चूँकि यहाँ यूज़ है तो पढ़ना पड़ रहा है। घन कोण क्या है, हमने कहा घन कोण किसी गोले के गोलीय पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं, और घन कोण बराबर है गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। इसका कोई मात्रक नहीं होता, मीटर स्क्वायर बटे मीटर, इसको कैंसिल हो जाएगा, फिर भी स्टेरेडियन माना गया है, इसकी कोई विमा नहीं होती। यदि गोलीय पृष्ठ कुछ इस तरह से है तो ऐसे में D ओमेगा बराबर DA cos थीटा अपन R का स्क्वायर, क्लियर है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत फ्लक्स। बात करें वैद्युत फ्लक्स के लिए, इसको जानने से पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे पाइप से अगर पानी बह रहा हो तो पाइप के बाहर वाले हिस्से यानी उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से प्रति सेकेंड कितना पानी बाहर आ रहा है, उसे जल का घनत्व फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? जल का घनत्व फ्लक्स। जैसे देखिए पाइप है और पाइप का ये वाला जो हिस्सा है बाहरी आउटर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं ए, पानी इसमें बह रहा है इस तरह से, है ना। तो इस पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया से प्रति सेकंड कितना पानी बाहर निकल रहा है, इसे बोलते हैं जल का फ्लक्स। क्या बोलते हैं इसको? जल का फ्लक्स, जल का फ्लक्स, ठीक है भाई। जल का फ्लक्स ऐसे ही है जैसे कि कमरे का दरवाज़ा है, जैसे कमरा है, कमरे का दरवाज़ा, हवाएं बाहर से भीतर की ओर आ रही हैं, है ना।
तो प्रति सेकेंड दरवाजे से कितनी हवाएं भीतर आ रही हैं, इसे बोला जाएगा हवा का फ्लक्स। वैसे यहाँ पर है जल का फ्लक्स, ठीक ऐसे ही होता है वैद्युत फ्लक्स। एक बात यहाँ पर समझिए, जल का फ्लक्स ये 3 बातों पर निर्भर कर रहा है। पहला, इस पानी के वेग पर, है ना। दूसरा, इस पाइप की क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। और तीसरा, क्रॉस सेक्शनल एरिया और पानी के वेग के बीच बनने वाला कोण पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया और पानी के वेग के बीच बनने वाले कोण पर निर्भर करता है। हम थोड़ा समझते हैं। कोण क्या है? थीटा। सपोज करो पानी इस तरह से जा रहा है और एरिया जो है इस तरह से रहे, ऐसे इस तरह से, तो पानी कम निकलेगा ना बाहर, अभी तो ज़्यादा निकल रहा है। तो ऐसे में जल का फ्लक्स 3 बातों पर निर्भर करता है। एक तो एरिया पर, इस पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, दूसरा पानी के वेग पर, तथा तीसरा इस क्रॉस सेक्शनल एरिया और पानी के वेग के बीच बनने वाला कोण के बीच पर निर्भर करता है ना। ए और कोण थीटा यानी ई दोनों अगर नियत रहें तो ऐसे में वेग का मान बदलने पर जल का फ्लक्स बदलेगा। भाई वेग ज़्यादा होगा तो पानी ज़्यादा निकलेगा, वेग कम होगा तो पानी कम निकलेगा, है ना। यहाँ से अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो भी जल का फ्लक्स ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा बाहर निकलेगा प्रति सेकेंड, है ना। कम होगा तो कम निकलेगा, थीटा का मान बदला जाएगा। देखिए वी और ए के बीच अगर थीटा बराबर 0 है तो पानी यानी जल का फ्लक्स मैक्सिमम रहेगा। ठीक इसी प्रकार है हमारा वैद्युत फ्लक्स। क्लियर है? वैद्युत फ्लक्स, इसमें क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में, देखिए ये वैद्युत क्षेत्र है, इस तरह से बना रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई पृष्ठ, जैसे कि ये, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का मान लेते हैं ई है, और इस पृष्ठ का जो डायरेक्शन देख रहे हैं आप इस तरह से है, ठीक है, सामने ही है। क्लियर है? तो एरिया वेक्टर इस तरह। क्लियर है? अब इसमें हम लोग करते क्या है, एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं डी ए। फिर से एक बार, हमने कहा जिस तरह जल का फ्लक्स है वैसे ही है वैद्युत फ्लक्स। तो इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित इस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित इस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप इसको लिख सकते हैं। वैद्युत फ्लक्स के लिए बात करें तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, यानी कोई पृष्ठ हो, काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसे फाई ई से डिनोट करते हैं। किससे? तो फाई ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर से वैद्युत फ्लक्स क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ये वैद्युत क्षेत्र इस तरह से बनाया गया है, ये पृष्ठ काल्पनिक पृष्ठ है, इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को फाई ई कहते हैं, है ना। बात करें, जैसे हम मान लेते हैं इस पृष्ठ में एक छोटा सा पृष्ठ है, ये वाला हिस्सा, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लेते हैं डी ए है। टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, इस छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल डी ए है। इससे गुजरने वाला फ्लक्स की बात करें तो किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र ई और पृष्ठ डी ए के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। हमने कहा वैद्युत क्षेत्र में स्थित ये छोटा सा पृष्ठ डी ए है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स की बात करें तो वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र और इसके एरिया वेक्टर यानी डी ए के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ से इस
डॉट प्रोडक्ट का मान कितना होगा तो भाई ई इंटू डी ए कॉस थीटा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल का परिमाण यही मिलता है, दोनों सदिशों का परिमाण इंटू दोनों के बीच बनने वाला कोण थीटा की भुजा, है ना। तो ऐसे में देखिए यदि पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है, यानी पृष्ठ का एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये देखिए वैद्युत क्षेत्र है और ये छोटा सा पृष्ठ ये रहा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है डी ए और वैद्युत क्षेत्र है ई। क्लियर है। अगर ये इन दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत हो, ये पृष्ठ है और वैद्युत बल रेखाएं इस तरह जा रही बिल्कुल लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, या पृष्ठ के एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच 0 डिग्री का कोण रहे, यानी थीटा बराबर 0। जब थीटा बराबर 0 डिग्री तो पहला कंडीशन बना सकते हैं हम लोग। जब थीटा बराबर 0, इसमें आप कह सकते हैं कि जब वैद्युत क्षेत्र के ठीक लंबवत पृष्ठ हो, है ना, लंबवत पृष्ठ हो तो थीटा बराबर 0। ऐसे में फाई का मान जो होगा यानी फ्लक्स का मान मैक्सिमम रहेगा ई डी ए, क्योंकि कास 0 का वैल्यू होता है 1। कास 0 का कास थीटा के लिए बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है, तो मैक्सिमम फ्लक्स गुजरेगा ई डी ए। क्लियर है। अब अगर हम बात करें यहीं पर थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए, दूसरे कंडीशन में थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री कब होगा, जब हमारा ये जो पृष्ठ है ना, पृष्ठ और पृष्ठ बिल्कुल समानांतर हो जाए वैद्युत क्षेत्र के। एरिया वेक्टर तो इस तरफ है ना, और वैद्युत बल रेखा इस तरफ है, तो ऐसे में इन दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना है, 0 डिग्री है। तो क्या इस पृष्ठ से कोई फ्लक्स गुजरेगा, कोई वैद्युत बल रेखा गुजरेगी, नहीं गुजरेगी ना। तो ऐसे में फाई बराबर 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स 90 डिग्री। कैसे, ये पृष्ठ है, ये वैद्युत बल रेखा है, मेरी उंगली ये वैद्युत बल रेखा है, और ये वाला जो हथेली है इस तरफ ये एरिया वेक्टर है, और इसी को आप पृष्ठ मान लीजिए। तो ऐसे में पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ऐसे में यानी समानांतर है, तो ऐसे में एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऐसे में थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो फाई इज इक्वल्स टू कितना, तो फाई इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि cos 90 का वैल्यू होता है 0। आप कह सकते हैं कि यदि पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र परस्पर समानांतर या प्रति समानांतर हैं, तो ऐसे में उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान होगा 0। आप यहाँ लिख लीजिए, जब पृष्ठ एवं वैद्युत क्षेत्र सब परस्पर समानांतर या प्रति समानांतर हों, समांतर या प्रति समानांतर हों, तो थीटा फाई इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। क्लियर है। चलिए एक बात यहाँ और समझिए, ये छोटा सा पृष्ठ है, हम कहें इस पूरे बड़े वाले पृष्ठ का से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो ऐसे में इस पूरे बड़े पृष्ठ में बात करें तो इसे छोटे छोटे बहुत सारे अवयव हम निकाल बना सकते हैं। तो सभी अवयवों से गुजरने वाला फ्लक्स, छोटे से इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स इतना है, दूसरे से दुगना करना पड़ेगा, तो सबको जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो आप कह सकते हैं इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स या बद्ध फ्लक्स, पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स, कुल फ्लक्स बराबर कितना होगा भाई, तो फाई इज इक्वल्स टू, आप चाहो तो इसको डी फाई भी कर सकते हैं, तो फाई ई इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ डी फाई ई, या समेशन के स्थान पर आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। इंटीग्रेशन पूरे इस पूरे पृष्ठ की बात करा जा रहा है, तो इसका एरिया क्या है, तो ए है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया ए डी फाई ई। क्लियर है। चलिए
यहाँ पर आप वैद्युत फ्लक्स का मात्रक भी बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। आप देखिए तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक गुणे एरिया का मात्रक। यहाँ देखिए कॉस थीटा है, कॉस थीटा कोई मात्रक नहीं होगा, कोण का कोई मात्रक तो होता नहीं है। तो ई डी ए डी फाई ई का मात्रक क्या होगा, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बराबर क्या होगा भाई, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा कोई मात्रक तो होता नहीं है, तो यहाँ से मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो उसका एक मात्रक मिल जाता है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, है ना, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। एक और मात्रक होगा क्या, आगे चल कर के आप पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर, और यहाँ वो मीटर स्क्वायर ऑलरेडी है तो मिल जाएगा वोल्ट, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर इनटू एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल होगा तो मात्रक मिलेगा वोल्ट इनटू मीटर। तो आप देख रहे हैं कि फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर प्रति कूलाम भी मिल रहा है तथा वोल्ट इनटू मीटर भी। इसकी विमा क्या होगा, तो विमा निकालिए भाई, विमा बराबर क्या होगा, बल के लिए बात करें तो MLT-2 होता है ना, MLT-2, T-2 यहाँ है -2, और मीटर के लिए बात करें तो L, और कूलाम यानी आवेश का मात्रक है, तो आवेश की बात करें तो विमा होता है AT। इसको ऊपर लेके चले, सॉरी यहाँ मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर L2 करना पड़ेगा, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो बल के लिए ML2T-2, आवेश के लिए AT इंटू मीटर यानी लंबाई के लिए तो मीटर का स्क्वायर L स्क्वायर। तो कुल मिला क्या मिलेगा, ML3T-3 और A-1, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हमें विमा मिल चुका है ML3T-3 और A-1। क्लियर है। चलिए अब अगर हम बात करें, ठीक मिटा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से आपने देख लिया कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, उसका मात्रक भी मिल चुका है, उसका फार्मूला भी मिल चुका है, विमा भी मिल चुका है। अब मात्रक आपने देखा कि दो मात्रक मिल रहे हैं, एक न्यूटन मीटर प्रति कूलाम और दूसरा वोल्ट मीटर मिला, है ना। अब आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग गाउस का नियम। यहाँ पर एक बात समझिएगा कि यदि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं पृष्ठ में प्रवेश कर रही होंगी या बाहर निकल रही हों, तो ऐसे में फ्लक्स जो है, अभी आपने देखा कि वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या मिलता है, एक फार्मूला था E.dA, वेक्टर E.dA, है ना, दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल से जो राशि मिलती है वो अदिश राशि होती है ना। तो वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, क्लियर है। वैद्युत फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई दिशा नहीं है, परिमाण तो है। ऐसे में जैसे देखिए ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ में यदि बल रेखाएं प्रवेश कर रही होंगी, ठीक है, यदि प्रवेश कर रही होंगी तो ऐसे में फ्लक्स का मान निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव। क्यों, देखो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन तो इस तरफ है, लेकिन इस वाले पृष्ठ का डायरेक्शन इस तरफ है। प्रवेश करने के लिए बात हो रही है, तो प्रवेश करने के लिए मतलब पृष्ठ इस तरफ होगा हमारी ओर और बल रेखाएं अंदर जा रही होंगी, तो दोनों के बीच कोण कितने का होगा, तो 180 डिग्री। कितने का होगा, तो 180 डिग्री। जब यहाँ इसको हटाओगे तो यहाँ था cos थीटा, थीटा का वैल्यू जब 180 रखोगे तो cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1, तो फाई का वैल्यू किस में मिला, नेगेटिव में, ठीक है। और जब बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हों तो ऐसे में फ्लक्स का मान होता है पॉजिटिव। कितना होता है भाई, कैसे होता है, तो पॉजिटिव प्रकृत करेंगे, है ना। मतलब देखो क्यों, क्योंकि बल रेखाएं बाहर की तरफ डायरेक्शन इस तरफ ई का
और पृष्ठ का डायरेक्शन भी इसी तरफ है, दोनों के बीच कोण 0 है तो cos 0 का वैल्यू 1 होगा पॉजिटिव में, तो EDA यानी पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि जब बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही हों तो वैद्युत फ्लक्स का मान पॉजिटिव होगा, और जब प्रवेश कर रही हों तो ऐसे में फ्लक्स निगेटिव होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब गाउस का नियम। गाउस का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अब बात करें कूलाम, थोड़ा सा कूलाम के नियम के बारे में आप जानते ही होंगे, पढ़े भी होंगे। तो गाउस का नियम जो है कूलाम के नियम का एक अपडेटेड वर्जन है, कह सकते हैं आप। ठीक है, हाँ भाई, गाउस का नियम, कूलाम का नियम जहाँ पे ख़त्म होता है, ऐसे कह लीजिए कूलाम का नियम जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से गाउस का नियम शुरू होता है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है इसलिए। तो हेडिंग होगा गाउस का नियम। गाउस का नियम, ठीक है। गाउस का नियम जो है ये किसी बंद पृष्ठ, कोई काल्पनिक पृष्ठ है वैद्युत क्षेत्र में, तो उसमें गुजरने वाला फ्लक्स और उससे परिबद्ध आवेश के बीच एक संबंध बताता है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि एक ये वैद्युत क्षेत्र है, ये सपोज करो आप ये एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, और ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित है या इसके भीतर कोई आवेश है, तो इस आवेश निकलने वाली बल रेखाएं है ना, बल रेखाएं गुजरेंगी तो इस पृष्ठ से फ्लक्स बनेगा, पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स फाई ई, और इस आवेश के बीच एक संबंध बताता है। ठीक है भाई, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित इस बंद पृष्ठ है ना, वैद्युत क्षेत्र में स्थित इस बंद पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स और आवेश के बीच एक संबंध बताएगा। ये गाउस का नियम। थोड़ा सा समझते हैं क्यों, कैसे, क्या कहता है गाउस का नियम। बात करें तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ, बंद काल्पनिक पृष्ठ, जिसे गाउसियन पृष्ठ भी कहते हैं, तो किसी गाउसियन पृष्ठ से बद्ध कुल फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इन्होंने क्या कहा, किसी काल्पनिक पृष्ठ या किसी बंद गाउसियन पृष्ठ से बद्ध कुल फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि किसी बंद गाउसियन पृष्ठ से बद्ध कुल फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जब हमारा ये पृष्ठ कहाँ दिख रहे हैं हम लोग, तो हवा में या निर्वात कंडीशन में। ठीक है, तो गाउस के अनुसार फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू, कुल आवेश कितना है, Q/ε0। भाई गुना करना है ना, तो Q × 1/ε0, तो क्या मिल जाएगा, फाई ई इज इक्वल्स टू Q/ε0। तो यही है गाउस का नियम। इन्होंने कहा कि किसी बंद गाउसियन पृष्ठ या किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध कुल फ्लक्स इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यदि ये पृष्ठ किसी अन्य माध्यम में होगा, किसी जिसका परावर्तांक k हो, तो ऐसे में फाई का वैल्यू मिलेगा Q/ε0k। ठीक है, क्लियर है, फाई ई इज इक्वल्स टू Q/ε0k। अभी भी देखा था, जैसे अभी भी देखा फाई ई इज इक्वल्स टू क्या था, एक फार्मूला था ना, फाई ई इज इक्वल्स टू E डॉट वेक्टर E.dA इज इक्वल्स टू Q/ε0k। यहाँ इंटीग्रेशन भी था, तो फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E.dA इज इक्वल्स टू Q/ε0 है ना। तो ये भी गाउस के नियम के अनुसार आप देख रहे हैं कि ये फार्मूला हमें मिल चुका है ना। अभी हम समझने वाले हैं, इसको देखेंगे कि इसका उपपत्ति कहाँ से हुआ है। ठीक है, प्रूव कैसे कर रहे हैं हम लोग, इसका वैल्यू कैसे मिल गया। ठीक है,
तो चलिए प्रूव करते हैं गाउस के नियम का ये फार्मूला फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? यहाँ मिटा रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए मिटाते हैं यहाँ पर। गाउस के नियम के प्रूफ के लिए बात करें तो हम लोग एक बंद पृष्ठ लेते हैं। सपोज करिए ये है एक गोला, आप गोला यूज करिए इस तरह का, या फिर कोई भी किसी भी आकार का। सपोज कर लेते हैं हम लोग इस टाइप का है। चलिए इसको मिटा के हम लोग गोला ना लेकर के कोई और, जैसे कि ये देखिए ये गोला थोड़ी ना है ना, गोला नहीं है। तो ऐसे में ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, या इसके भीतर कह लीजिए कोई आवेश है क्यों, बिंदु इस ओ पर। ठीक है, ओ पॉइंट पर एक आवेश धन आवेश क्यों है, तो इससे बल रेखाएं बाहर निकलेंगी और इससे आर दूरी पर एक हम लोग बिंदु पी है मान लेते हैं, यहाँ पर बिंदु पी है, और इस पी के चारों ओर एक छोटा सा पृष्ठ लेते हैं इस तरह से ये। ठीक है, थोड़ा सा पृष्ठ इस तरह से बनाते हैं यहाँ पर, और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ये है। क्लियर है? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर छोटा सा पृष्ठ बना लिया गया है, इसका क्षेत्रफल dA है, और डायरेक्शन इस पृष्ठ के बिल्कुल, एरिया वेक्टर की बात करें तो इस पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत बाहर की, ये है इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर। ठीक है, और बिंदु O और P को मिलाने वाली जो रेखा है उसके अनुदिश एक यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर n, इन दोनों के बीच कोण है थीटा, ये कोण है थीटा। क्लियर है? हम लोग एक बंद पृष्ठ लेते हैं इस तरह का। ठीक है, और इस बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर एक आवेश क्यू मान लेते हैं, और इससे r दूरी पर बिंदु P के चारों ओर एक छोटा सा पृष्ठ है dA। ठीक है, आप इस पूरे गोले को, या इस आकार का जो पृष्ठ है इसको आप dA खंडों में डिवाइड कर सकते हैं, और उन्हीं में से एक खंड है dA। ठीक है, तो O से P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एक यूनिट वेक्टर लेते हैं n, और इस पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर है वो इस तरह से है, इनके बीच कोण थीटा है। क्लियर है? तो बात करते हैं बिंदु O के कारण या Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। फिर से आवेश Q पॉजिटिव में है, Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश Q अपान डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R, तो R का स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर है? तो इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, पृष्ठ dA से गुजरने वाला फ्लक्स या पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स डी फाई इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा भाई, तो वेक्टर E डॉट dA है ना, और क्या था cos थीटा है ना। यहाँ पर देखिए E का वैल्यू कितना है रखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश Q अपान डिस्टेंस है R का स्क्वायर। ठीक है, dA cos थीटा। यहाँ पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dA cos थीटा अपान R का स्क्वायर। क्लियर है? dA cos थीटा अपान R का स्क्वायर। यहाँ पर अभी एक पीछे हमने घन कोण को लेकर के एक फार्मूला निकाला था, है ना, इसलिए हमने घन कोण को पहले पढ़ा दिया। तो dA cos थीटा अपान R स्क्वायर बराबर था घन कोण, है ना, आपने लिखा था वहाँ पर d ओमेगा बराबर dA cos थीटा अपान R का स्क्वायर। यहाँ देखिए ये जो पृष्ठ है ना, डिस्क पृष्ठ dA, इस केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा वो है d ओमेगा। ठीक है, तो d ओमेगा इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इतने के स्थान पर d ओमेगा। क्लियर है? तो लिख रहे हैं d ओमेगा। अब हम बात करें पूरे पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स या गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, तो पूरे पृष्ठ से
पूरे पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू फाई ई इज इक्वल्स टू। अब हमने कहा छोटे छोटे इस पूरे पृष्ठ में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे खंड हो सकते हैं, तो सभी खंडों से गुजरने वाला फ्लक्स का योग कर लीजिए तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकल आएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस, इस बंद पृष्ठ का क्लोज सरफेस इनटू क्या है तो डी फाई ई, ठीक है। अब डी फाई ई के स्थान पर मिल चुका है हमें इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मिटा रहे हैं डी ओमेगा, क्लियर है। चलिए अब देखिए डी फाई ई इज इक्वल्स टू मिलेगा, फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकालिए, अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, इस पूरे सरफेस के कारण डी ओमेगा, ठीक है, के लिए बात करें, है ना, पूरे क्लोज सरफेस के लिए बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। अब देखिए ये जो पूरा बंद पृष्ठ है ना, केंद्र पर कितना कोण अंतरित करेगा तो 4 पाई, कैसे समझते हैं। अभी अभी इसके पहले निकाला था आपने कोण ओमेगा, घन कोण ओमेगा बराबर पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या r है। अब अगर गोला होता ये, सपोज करिए गोला ही है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है तो 4 पाई r स्क्वायर, है ना, r स्क्वायर नीचे भी है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना मिला 4 पाई। ऐसे ही क्लोज्ड सरफेस किसी भी बिंदु पर, कोई भी बंद पृष्ठ हो, उस बंद पृष्ठ के भीतर किसी भी बिंदु पर 4 पाई के बराबर का कोण अंतरित करता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस डी ओमेगा इज इक्वल्स टू 4 पाई रखिए तो मिलता है पाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और इस तरह से हमें मिल गया पाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। गाउस के नियम का डेरिवेशन भी हो गया, ठीक है। तो गाउस का नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध उस पृष्ठ के भीतर कुल आवेश का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, और सामने आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ कुछ और बातें हैं, वह समझते हैं। यदि पृष्ठ के भीतर, है ना, पृष्ठ के भीतर कोई आवेश ना हो तो फ्लक्स कितना होगा। पृष्ठ के भीतर कोई आवेश ना हो, कंडीशन बनाते हैं, समझिएगा। इस पृष्ठ के भीतर आवेश नहीं है तो फ्लक्स कितना होगा। तो जब भाई आवेश ही नहीं होगा तो फाई का वैल्यू क्या होगा, क्यू अपान, ये लिखा हुआ है फार्मूला, क्यू बराबर 0। जब पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं होगा यानी क्यू बराबर 0, तो फाई का वैल्यू कितना मिलेगा 0, ठीक है। फाई का वैल्यू कितना मिलेगा 0, समझ रहे हैं ना। आप ये भी कह सकते हैं इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, आवेश नहीं है ना तो वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, क्लियर है। दूसरी बात, एक बात और समझिए, यदि इस पृष्ठ के भीतर एक नहीं कई आवेश होते, ठीक है, कई आवेश, जैसे Q यहाँ पर है या इसको Q1 कह लीजिए पॉजिटिव में, यहाँ पर है Q2, यहाँ पर है Q3, यहाँ पर -Q4 और यहाँ पर -Q5, सब समझ रहे हैं। पृष्ठ के भीतर कई आवेश हो, Q1 Q2 Q3 पॉजिटिव में हो कुछ और कुछ नेगेटिव में हो, तो ऐसे में इस पूरे पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश, कुल फ्लक्स कितना होगा। तो इन सभी आवेशों के कारण पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स, सभी आवेशों के कारण जो फ्लक्स होगा उनका योग जो होगा, उनका बीजगणितीय योग वही पृष्ठ के कारण से बद्ध कुल फ्लक्स के बराबर होगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, जैसे इस Q1 के कारण के कारण बद्ध फ्लक्स तो कितना फाई डी फाई कर लो या फाई 1 कर दो। फाई 1 बराबर क्या, आवेश Q बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई 2 के कारण Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q3 के कारण तो फाई क्या Q2 करिएगा, फाई 3 बराबर Q3 एप्सिलॉन नॉट।
5 4 देखो Q4 के कारण, Q4 कैसा नेगेटिव है, तो Q4 के कारण विद्युत फ्लक्स 5 4 इज इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि आवेश कैसा है, माइनस है, आवेश भी एक अदिश राशि है, फ्लक्स भी अदिश राशि है, तो चिन्ह का यूज करेंगे आप, तो माइनस Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऐसे ही Q4 5 के कारण, तो माइनस Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे में इस पूरे पृष्ठ से कुल फ्लक्स कितना होगा, तो फाई बराबर आप लिखेंगे φ1 प्लस, ये माइनस में है तो माइनस यहाँ भी लिख दो, यहाँ भी कर दो, तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ये माइनस में है इसलिए यहाँ पर करेंगे माइनस φ4 माइनस φ5। तो सभी फ्लक्सों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक है। पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स इन सभी आवेशों के कारण फ्लक्स के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक है। वो आप सामने देख भी रहे हैं, ठीक है। अगर हम कहें, जैसे देखिए यहाँ पर एक ऐसा क्लोज सरफेस है, ये बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है, ठीक है, और इसके भीतर दो आवेश हो और बराबर परिमाण के हों, लेकिन उनकी प्रकृति अलग अलग हो। कहने का मतलब एक माइनस क्यू हो और दूसरा हो पॉजिटिव क्यू, प्लस में हो। तो ऐसे में इस पृष्ठ से कुल फ्लक्स कितना होगा, कुल फ्लक्स फाई ई बराबर है ना, तो फाई ई बराबर क्या, क्यू कुल इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। कुल फ्लक्स, कुल आवेश कितना होगा भाई, ये माइनस क्यू है, ये पॉजिटिव क्यू है, दोनों का योग कितना होगा, तो 0। क्यू का वैल्यू कितना मिला, समेशन ऑफ क्यू का वैल्यू 0, तो फाई ई इज इक्वल्स टू 0। आप कह सकते हैं कि कोई बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ में दो आवेश हों बराबर परिमाण के और उनकी प्रकृति विपरीत हो, तो ऐसे में उस पृष्ठ से परिबद्ध या बद्ध कुल फ्लक्स 0 होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात और समझिए यहाँ पर, यदि इस पृष्ठ का जो आकार है ना, इससे गुजरने वाला फ्लक्स वो आवेश पर डिपेंड करता है, आकार पर नहीं। समझिए कैसे, यही देखिए, जैसे अभी ये पृष्ठ इतना बड़ा है, एक छोटा सा हो जाए इसी का आकार का, ये आकार आप देख रहे, दोनों में अलग अलग है। तो देखिए आप, फ्लक्स जो है ना वो आवेश पर डिपेंड करता है, आकार पर या आकृति पर डिपेंड नहीं करता। आप अगर इसमें आवेश क्यों है तो फ्लक्स बराबर फाई बराबर क्या मिलेगा आपको, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसी में आवेश का मान दोगुना करके रखिए, 2 क्यों रखिए, तो फ्लक्स का मान दोगुना हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये किसी पृष्ठ से बद्ध जो फ्लक्स है वो आवेश के मान पर डिपेंड करता है, उसके ना तो उसके आकार पर, ना ही ये आकृति, कहने का मतलब इस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। चलिए।